नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से बैठ के घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और इसी क्रम में हमने अभी तक जो मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज देखा है उसमें ब्रिटिशों का बंगाल विजय के क्रम में हमने प्लासी के युद्ध का चर्चा किया है और आज हम इसी क्रम को बढ़ाते हुए ब्रिटिश के बंगाल विजय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बक्सर के युद्ध की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बक्सर के युद्ध को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो प्लासी के जो युद्ध हुआ था उसके जो घटनाक्रम हुए थे उसको थोड़ा सा रिकैप करना होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लासी के युद्ध वाली वीडियो देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसका पृष्ठभूमि कैसे रखा गया था। तो हमने प्लासी के युद्ध में चर्चा किया था कि कैसे सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है उसने अंग्रेजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसको बंगाल में मुक्त व्यापार करने का यह अनुमति दे देता है, जिससे क्या होता है कि बंगाल के राजकोषीय खजाने में काफी हानि हो जाती है और मीर जाफर के पास प्रशासन को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए उतने पैसे खजाने में नहीं बचते हैं। और साथ ही क्या हो जाता है कि अंग्रेजों को ये लगने लग जाता है कि मीर जाफर जो है वो अंग्रेजी प्रभाव को रोकने के लिए डचों के साथ समझौता कर रहा है। और तीसरा कारण ये हो जाता है कि मीर जाफर का जो पुत्र मीरान होता है उसकी मृत्यु हो जाने के कारण अगला बंगाल का नवाब कौन होगा उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है कि मीरान का पुत्र मीर कासिम उसके बीच में एक संघर्ष चलने लग जाता है। और अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर कासिम के साथ एक आंतरिक रूप से गुप्त समझौता कर लेता है, जिसमें मीर कासिम को ये लालच देता है कि मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा, बदले में जो आपको जो है वो मुझे कुछ आवश्यक मात्रा में धन मुझे देना पड़ेगा। ये बंगाल के जो उस समय गवर्नर थे वेंसीटाट, वो मीर कासिम के साथ ये गुप्त समझौता कर लेता है और मीर कासिम क्या होता है कि उस पर राजी हो जाते हैं। और जैसे मीर कासिम राजी हो जाते हैं तो मीर कासिम को बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट ने एक सपोर्ट देता है और उसको बंगाल का नवाब बना देता है। और यहीं से दोस्तों बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि शुरू हो जाती है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप निश्चित रूप से इस पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट कर ले ताकि आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि का हेडिंग डाला है, आप लोग भी डालें। तो जिसमें क्या होता है कि मीर कासिम बंगाल का नवाब बना दिए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। और मीर कासिम का जो शासन काल रहता है वो 1760 से लेके 1763 के बीच में होता है। तो अलवर्दी खां के शासक बनने के बाद जो ये मीर कासिम बनते हैं वो सबसे योग्य शासक होते हैं। ठीक है, तो मीर कासिम तो अंग्रेजों के साथ उस समय समझौता कर लेता है और नवाब बन जाता है। लेकिन मीर कासिम जब नवाब बनता है तो उसने कुछ बहुत ही अपने महत्वपूर्ण कदम बंगाल को प्रशासन व्यवस्था को सुधार करने के लिए उठाते हैं। तो देखते हैं कि वो जो महत्वपूर्ण कदम क्या थे और इससे अंग्रेज किस तरह आहत हुए और इस अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच मतभेद क्यों बढ़ गया। तो अब देखिए कि मीर कासिम के द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। पहला जो है वो है कि अपनी पसंद के अधिकारी के साथ नौकरशाही का उसने पुनर्गठन किया। अब क्या हुआ कि जो भी अधिकारी पहले बनते थे वो सारे क्या होते थे कि आंतरिक रूप से अंग्रेज में मिले होते थे। तो मीर कासिम सबसे पहले अपने पसंद के अधिकारी जो देखा कि वो मेरे सहयोग के अधिकारी हैं, मुझे सहयोग करने वाले हैं, आंतरिक रूप से हमसे विश्वासघात नहीं करेंगे, उसी सभी आदमी को चुना और वो अपना अधिकारी नियुक्त किया। तो अपनी पसंद के अधिकारी के साथ नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल और क्षमता के बढ़ाने के लिए भी सुधार का काम शुरू कर दिया उसने कि सेना को मजबूत कैसे किया जाए, सेना को चुस्त दुरुस्त कैसे किया जाए, उसके लिए उसने काम शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। अब चूंकि कंपनी जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी वो उस पर दबाव डालते थे, वो अपने हिसाब से कंपनी के फायदे के हिसाब से मीर कासिम को चाहते थे कि हमारी कठपुतली बन के रहे, लेकिन मीर कासिम को ये मंजूर नहीं था और वो कंपनी से दूरी बनाना शुरू किया। और इसी क्रम में उसने कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाने के लिए अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसको वो मुंगेर
स्थानांतरित कर लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या किया कि उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितता के विरुद्ध भी कदम उठाने शुरू कर दिए। अब कंपनी जो बिना जो अधिकार उसके पास है उसका भी अधिकार वो बंगाल में अपना उपयोग में लाते थे, तो जो अनियमितता थी उसको हटाने के लिए भी मीर कासिम कंपनी के विरुद्ध कदम उठाने लगे, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम तो हमारे खिलाफ हो रहे हैं। दूसरा काम, नेक्स्ट काम जो किया कि उसने भारतीय व्यापारी को भी कर मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी। अब चूंकि अंग्रेज के जो व्यापारी थे, अंग्रेज जो कंपनी थी वो कर मुक्त व्यापार बंगाल में करती थी, तो इसको वो समानता लाने के लिए भारतीय व्यापारी को भी जो मीर कासिम है वो कर मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी। और जैसे आज्ञा दे दी तो उस अंग्रेज को लगा कि अब भारतीय व्यापारी भी हमारे कंपटीशन में आ जाएंगे, इससे तो हमारा व्यापार का नुकसान हो जाएगा, और इसी कारण से मीर कासिम से उसके बीच में मतभेद बढ़ता चला गया। नेक्स्ट एक पॉइंट था कि 1763 ईस्वी में पटना कांड होता है। पटना कांड होता है, उसमें क्या होता है कि जिसमें एक अंग्रेज के अधिकारी थे एलिस, क्या नाम था उसका दोस्त, एलिस। एलिस जो है पटना के क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण तो कर देता है पर मीर कासिम से वो पराजय हो जाता है और बाद में मारा जाता है, जिससे अंग्रेजों को बहुत ही खेद होता है कि मीर कासिम हमारे अधिकारी को मार देता है। और फिर अंग्रेज अपनी पूरी सेना को लेकर के मीर कासिम पे आक्रमण करता है, और 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में तथा 4-5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उद्योग नाला में अंग्रेजों के हाथ मीर कासिम की पराजय हो जाती है। अब 2 जगह लड़ाई होता है, एक 2 अगस्त 1763 को गिरिया में जो मुर्शिदाबाद जिले में है, और 4-5 सितंबर को राजकमल के निकट उद्यम नाला में अंग्रेजों के साथ मीर कासिम की युद्ध हो जाती है, जिसमें मीर कासिम का पराजय हो जाता है, और मीर कासिम वहां से भाग के मुंगेर की तरफ जाता है। तो यही हमने लिखा कि मीर कासिम मुंगेर की तरफ भाग जाता है, फिर उसके पश्चात पटना की ओर और फिर अवध की ओर वो भागता है। जैसे वो अवध पहुंचता है तो अवध का जो नवाब होता है शुजाउद्दौला, और मुगल का जो बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय उस समय थे, उसके साथ मिलके मीर कासिम एक संयुक्त संधि बनाता है कि मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संधि कर लेता है, और एक संधि में ये संधि जो होता है वो अंग्रेजों के खिलाफ होता है कि हम हमारा जो जुट है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, क्योंकि अंग्रेज जो है जो अवध के नवाब है उसके कार्यों में भी हस्तक्षेप करता है, जिससे अवध के नवाब भी उसे परेशान रहते हैं, और मुगल के बादशाह के तो कार्यों में हस्तक्षेप करता ही है तो मुगल बादशाह भी उससे परेशान होते हैं। तो तीनों मिलकर एक गुट का निर्माण करते हैं जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध होता है, और वही संधि जो करता है जिससे अंग्रेजों के खिलाफ होता है, और इसी संधि से बक्सर का युद्ध का पृष्ठभूमि रची जाती है। तो चलिए दोस्तों बक्सर के युद्ध को देखते हैं। तो हेडिंग डालिए बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में लड़ा गया। अब किस किस के बीच में हुआ, तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का जो संधि था उसके बीच उसके तीनों के साथ अंग्रेज का युद्ध हुआ, और अंग्रेज का जो नेतृत्व करता थे वो हेक्टर मुनरो थे। ठीक है दोस्तों, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय वर्सेस अंग्रेज, जिसके नेतृत्व करता कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। अब अंग्रेज को दक्षिण भारत में फ्रांसों के खिलाफ जो युद्ध में जीत मिली थी उस युद्ध कौशल का फायदा मिला उसको, और उस युद्ध कौशल का अनुभव मिला, जिसके कारण से अंग्रेज ने मीर कासिम संघ को बुरी तरह पराजित कर दिया, और उसमें अंग्रेजों के पास नए आधुनिक हथियार थे जो कि इन लोगों के पास इतने आधुनिक और नए हथियार नहीं थे। अंग्रेजों की सेना काफी ज्यादा डिसिप्लिन थी, इन लोगों की सेना इतनी डिसिप्लिन नहीं थी, जिसके कारण अंग्रेज ने मीर कासिम संघ को बुरी तरह पराजित कर दिया। और ये युद्ध अपनी अपनी क्षमताओं पे लड़ा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र हुआ था, और वो षड्यंत्र के कारण अंग्रेज उस युद्ध को जीता था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज अपनी पूरी क्षमताओं से लड़ा, और इसमें तीनों मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी अपने पूरी क्षमता के साथ, अपनी मजबूती के साथ युद्ध को लड़े। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि ये युद्ध अपनी अपनी क्षमताओं पर लड़ा जाता है। इस युद्ध के बाद ये साबित हो जाता है कि अंग्रेज अब भारत से नहीं जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज एक बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। तीनों संयुक्त सेना को एक ही बार में उसने हरा दिया,
तो उसकी उत्साह भी चरम पे होती है और उसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि युद्ध हारने के बाद नवाब की सेना को, जो बंगाल की नवाब की सेना होती है, उसको भंग कर दिया जाता है तथा बंगाल में नायाब सूबेदार नाम का एक पोस्ट सृजित किया जाता है, जिसमें नायाब सूबेदार का प्रावधान किया जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अंग्रेजी कंपनी द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। और पहला नायाब सूबेदार जो बंगाल का बना था, जो कि अंतिम नायाब सूबेदार भी था, वो था मोहम्मद रजा खां। ठीक है दोस्तों, तो नायाब सूबेदार बंगाल में एक नए पोस्ट का सृजन किया जाता है। उसके बाद इस बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है कि इलाहाबाद की दो संधियां होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इस तीनों के बीच और अंग्रेज के बीच में यह इलाहाबाद की संधि हो जाती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां होती है। कौन कौन संधियां? प्रथम इलाहाबाद की संधि जो कि अगस्त 1765 में हुई थी, और द्वितीय इलाहाबाद की संधि वो भी अगस्त 1765 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अब अंग्रेज में कौन थे? तो क्लाइव क्या हुआ था कि बक्सर युद्ध के बाद फिर से बंगाल के गवर्नर बन के आ गए थे। तो अंग्रेज का नेतृत्व उस संधि में रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला हिस्सा लिया था, तो उसका हिस्सा लेने का कोई औचित्य नहीं बन रहा था, जिसके कारण से अंग्रेज शुजा-उद-दौला पे काफी हर्जाने आरोपित किए युद्ध के। तो क्या क्या उस संधि में प्रावधान था? देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है, इलाहाबाद और करा प्रदेश उसको अंग्रेजों को देने पड़ गए। जो अवध के अंदर में आता था इलाहाबाद प्रदेश और करा प्रदेश, वो उसको अंग्रेजों को देने पड़े। और फिर बाद में अंग्रेज उस इलाहाबाद और करा प्रदेश को मुगलों को सौंप दिया। तो अवध के नवाब को ये दोनों प्रदेश छोड़ने पड़े, क्योंकि वो युद्ध में उसका भाग लेने का कोई औचित्य नहीं था। एक तो बंगाल का युद्ध था, और बंगाल चूंकि मुगल के अंदर में आते थे, तो अंग्रेज समझे कि बंगाल का नवाब और मुगल युद्ध कर रहे हैं तो एक बात होती है, लेकिन अवध का नवाब को युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं था। इसी कारण इस पे ज्यादा हर्जाने आरोपित किए गए। दूसरा था कि 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को देने पड़े। अवध के नवाब को एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए जो थे वो युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को देने पड़े। तीसरा क्या था, जो बलवंत सिंह बनारस के जमींदार बना गए, जो एक जमींदार था बलवंत सिंह, उसको बनारस का जमींदार बना दिया गया और बनारस के पूरी स्टेट पे उसका पूर्ण अधिकार दे दिया गया। बदले में कंपनी को सैन्य सहायता देने पे सहमत हो गए। जो ये बलवंत सिंह थे वो कंपनी को अपनी सैन्य सहायता देने पे सहमत हो गए। बदले में कंपनी क्या किया कि बदले में कंपनी उसकी सीमा रक्षा के लिए सैनिक मदद पर राजी हो गए। जो कंपनी थे वो कहा कि मैं आपको सीमा रक्षा के लिए अपनी सैनिक जब भी जरूरत होगा मैं आपको दूंगा। तो ये बलवंत सिंह के साथ अंग्रेजों की ट्यूनिंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई। द्वितीय इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई है? तो वही मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेज के बीच, अंग्रेज का नेतृत्व वही रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। उस संधि में क्या क्या प्रावधान हुआ? तो शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज के संरक्षण में आ जाना पड़ा, मतलब शाह आलम द्वितीय अब अंग्रेज के संरक्षण में आ जाता है। इसके बाद इलाहाबाद और करा प्रदेश जो कि अवध के क्षेत्र में है, जो अवध से मुगल ये अंग्रेज को दे दिया गया था, वो अंग्रेज क्या किया कि इलाहाबाद और करा प्रदेश मुगलों को सौंप देते हैं। तो यही हमने लिखा, मुगलों को ये सौंप दिए जाते हैं। मुगल बादशाह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। अब दीवानी मतलब राजस्व जितना भी वसूलना था बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, वो सब का अधिकार कंपनी को दे दिया गया मुगल बादशाह के तरफ से। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान किए जाने का प्रावधान था। अब ये प्रावधान बना कि अगर मुगल बादशाह उसको बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अंग्रेजों को देता है तो उसके बदले में अंग्रेज उसे 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट था कि मुगल शासक उपरलिखित राज्यों में जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के राज्यों में निजामत कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पे सहमत हो गया। अब निजामत कार्य क्या है? जो सेना का प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, तो यानी कि दीवानी कार्य भी और निजामत कार्य भी कंपनी के अंडर में आ गया। दीवानी कार्य के लिए कंपनी तो मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए दे रही थी, लेकिन निजामत कार्य के लिए पुलिस प्रशासन और आर्मी प्रशासन के लिए मुगल बादशाह को कंपनी
को 53 लाख रुपए देने पड़े और उस पे वो मुगल बादशाह सहमत भी हो गए। तो ये थे इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि। ठीक है दोस्तों, अब इसके बीच में क्या हुआ कि जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन गया है तो बंगाल में द्वैध शासन शुरू कर दिया। द्वैध शासन का मतलब होता है कि दोहरा शासन। एक दीवानी और निजामत का कार्य जो था, जो अंग्रेज अपने अंडर में ले लिया था, और जो जिम्मेवारी का दायित्व का शासन था वो मुगल के नवाब के अंडर में दे दिया था। मुगल का नवाब कहें या फिर आप बंगाल के नवाब को दे दिया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन की अगर बात करें तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें द्वैध शासन एक्चुअली क्या था, एक अधिकार का शासन था और एक कर्तव्य का शासन था। अधिकार का शासन अंग्रेज अपने पास रखा था और कर्तव्य का शासन जितने भी थे वो बंगाल के नायाब सूबेदार के पास दे दिए थे। तो ये दो शासन देखिए कि अधिकार का जो शासन था उसमें दो बातें थी, दो शासन थी, दीवानी का शासन और निजामत का शासन। दीवानी का शासन मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार, जहां से मॉनिटरी बेनिफिट था। तो वो अधिकार मुगल शासक से कंपनी अपने नियंत्रण में ले लिया, तथा पुलिस एवं न्यायिक कार्य जो कि बंगाल के सूबेदार के नियंत्रण में था उससे भी नियंत्रण कंपनी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये दोनों कार्य, जो अधिकार का शासन था वो दीवानी और निजामत का, वो दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गया। अब चूंकि पुलिस भी कंपनी के अंडर में आ गई और फाइनेंस जो रुपये पैसे का मामला है वो भी कंपनी के नियंत्रण में आ गई। अब सूबेदार के नियंत्रण में क्या दिया, तो कर्तव्य का शासन। कर्तव्य का शासन मतलब रोड सड़क का निर्माण करना, स्टेट में शांति व्यवस्था को कायम रखना या प्रशासन का प्रबंधन करना, वो सब नया सूबेदार के नियंत्रण में था। जो कि ये एक असंभव सी बात थी, क्योंकि ये सारी रोड सड़क का निर्माण, शांति व्यवस्था कायम करना या प्रशासन को व्यवस्था बनाने के लिए फंड की जरूरत होती है और फंड कंपनी के नियंत्रण में था। और कंपनी के नियंत्रण में जहां फाइनेंस था, रुपये पैसे के मामले थे, उसके पास कोई दायित्व नहीं था। तो इस द्वैध शासन का बहुत ही बुरा परिणाम निकला। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि द्वैध शासन में जो दोष हुआ था वो क्या था। और एक बात और थी कि क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में राजा खां को दे दिया था। मोहम्मद राजा खां, जिसको नायाब सूबेदार भी उसने नियुक्त किया था, उसी के अंडर में बंगाल की दीवानी का कार्य दे दिया था, तथा बिहार में राजा सिताब राय को दीवानी का कार्य दे दिया था। ये दोनों भारतीय अधिकारी थे और दोनों भारतीय अधिकारी को, एक को मोहम्मद राजा खान को बंगाल में और दूसरे राजा सिताब राय को बिहार में दीवानी का कार्य सौंप दिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों द्वैध शासन में दोष क्या क्या थे। तो हेडिंग डालिए द्वैध शासन में दोष। पहला जो दोष उभर के सामने आया था वो ये था कि आर्थिक रूप से कमजोर नवाब जो था वो प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में असमर्थ हो गया, क्योंकि उसके पास फंड ही नहीं था। अब कोई भी काम करने के लिए उसके पास पैसे की जरूरत होती थी, जिसका रिक्वेस्ट उसको कंपनी के पास देना पड़ता था। और दूसरा, कंपनी का उस पर नियंत्रण भी था। जो नायाब सूबेदार था उस पर नियंत्रण कंपनी का ही था, जबकि कंपनी के हाथों में शक्ति तो थी, उसके पास फाइनेंस की शक्ति थी, पुलिस और न्यायिक कार्यों की शक्ति थी, लेकिन उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व, मतलब रोड सड़क का निर्माण का या स्टेट में शांति व्यवस्था कैसे रहेगी, जनता को देख रेख का या उसके सुख सुविधाओं का कोई दायित्व कंपनी पे नहीं था, जिसके कारण से इसमें बहुत सारे कठिनाइयां उत्पन्न होने लग गई। दूसरा पॉइंट था कि नवाब के सीमित शक्ति के कारण कंपनी के अधिकारी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। अब चूंकि पूरी शक्ति तो सूबेदार के हाथ में थी नहीं, तो कंपनी के अधिकारी जो थे उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिए। तीसरा पॉइंट था राजस्व वसूली में नियुक्त जमींदार कृषकों का अमानवीय शोषण करना शुरू कर दिया। जो नियुक्त जमींदार था राजस्व वसूली करने का, अब उस कृषकों को परेशान करने लगे, उसको अमानवीय तरह से शोषण करना शुरू कर दिया। चौथा, व्यापार की स्थिति बद से बदतर हो गई। अब चूंकि कृषक परेशान हो गए, व्यापारी से दीवानी टैक्स ज्यादा वसूल किया जाने लगा, तो जो व्यापार की स्थिति थी वो बद से बदतर होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट था कि कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे, धीरे धीरे बंद होने लगे और शिल्पियों, कलाकारों ने या तो अपना व्यवसाय बदल लिया, दूसरा व्यवसाय चेंज कर लिया, या फिर बेरोजगारी में जीने के लिए बाध्य हो गए। तो ये सारी जो बुराइयां थी वो द्वैध शासन में 1765 से 1772 तक चली। लेकिन जब बाद में नया गवर्नर बन के वारेन हेस्टिंग आते हैं तो वो द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। तो आइए देखते हैं द्वैध शासन के अंत कैसे हुआ और किसने किया।
तो द्वैत शासन के अंत के बारे में बात करें तो 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। उसको द्वैत शासन की बुराई को देखते हुए वारेन हेस्टिंग ने उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या था कि उसने मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पद मुक्त कर शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। जो सिताब राय जो बिहार में, उसके पास दीवानी का अधिकार था और राजा खान को बंगाल में दीवानी का अधिकार था, उससे पूरा अधिकार लेकर के वो अपने हाथों में ले लिया और सारा दायित्व भी अपने हाथों में वारेन हेस्टिंग्स ले लिया। उसके बाद लास्ट में है कि उसने बंगाल के नवाब के शासन को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया। बंगाल में जो नायब सूबेदार था उसको पूर्ण रूप से उसके दायित्व को समाप्त कर दिया और उसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में हमने देखा कि बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो किस किस के बीच में लड़ा गया, और बक्सर के युद्ध की महत्व की अगर दोस्तों बात करें तो बक्सर युद्ध के विजय के साथ साथ क्या हुआ कि अंग्रेज का पूरे बंगाल पे पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी के साथ बंगाल के नवाब का जो भाग्य का अंत हो गया और भारत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए अंग्रेजों की शुरुआत सी हो। फिर हमने देखा कि द्वैत शासन कैसे आया, किसके द्वारा स्थापित किया गया और द्वैत शासन में क्या क्या दोष थे और फिर उसका समापन वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगेगा जहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है बक्सर के युद्ध के समय में दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ एक क्वेश्चन और, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों। तो चूंकि मीर कासिम तो भाग गया था, तो मीर कासिम के भागने के बाद अंग्रेज फिर से मीर जाफर को कुछ दिनों के लिए बंगाल का नवाब बना देता है। तो उसका सही आंसर है मीर जाफर, कि बक्सर के युद्ध के समय में मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब था। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग मैसूर के बारे में, मैसूर राज्य का जो उदय हुआ और उससे अंग्रेजों का संघर्ष हुआ था, आंग्ल मैसूर संघर्ष, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।